केम छो इंडिया। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। माता पिता को मेरा नमन, दोस्तों को मेरा सलाम, गुरु और संतों को मेरा साष्टांग प्रणाम। तो वैसे हमारा खुद का बिजनेस है फाइनेंस प्रोवाइड करने का, भाईंदर में, मुंबई में स्पेशली। हाँ, इंडिया के अलग जगहों से अगर आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट आती है या कोई क्वेरी आती है तो उसको सॉल्व किया जा सकता है फ़ोन पर, बट हमारा बेस मुंबई में। आज हम लोग EMI के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझ रहे हैं। हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, दोस्त माने क्लाइंट्स हैं जो दोस्त बन जाते हैं बाद में। उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया और बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, आप लोगों के सामने आना चाहिए, आप लोगों को समझाना चाहिए कि लोन किस तरीके से होता है। बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस में आके सिर्फ लोन के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्यों ना अब हम यूट्यूब वीडियो के थ्रू कनेक्टेड रहें। लोन बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, लीगल, टेक्निकल, वैल्यूएशन, स्ट्रक्चरिंग, सिविल, प्रोफाइलिंग, आपका डिसबर्समेंट, आपके हर डिपार्टमेंट्स अलग अलग, उसके अंदर दो तीन अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए हम भाग भाग में चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं EMI। EMI दोस्तों आपके ज़िंदगी में जुड़ा हुआ चीज़ है। आप आज की तारीख में कोई भी छोटी मोटी चीज़ें ले लें, घोड़ा ले लें, गाड़ी ले लें, घर ले लें, आज तक राशन और कोलगेट टूथपेस्ट भी आपको EMI पे मिल जाएगा अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। बहुत से ऐसे वेराइटीज़ हैं जहाँ पे EMI ने अपनी जगह बनाई है। EMI की वजह से काफ़ी विस्तार हुआ है, मार्केट का डेवलपमेंट हुआ है। तो समझते हैं EMI का शुरुआत कहाँ से हुआ, कहाँ पे उसने अपनी जगह बनाई, इस तरीके से उसने अपनी बदलाव किए। ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अनकवर करते हैं पूरी EMI की स्टोरी को। इंडिया के 1947 से लेकर 2025 तक EMI में किस तरीके से बदलाव हुए, इन चीज़ों को समझते हैं। क्या आप जानते हैं EMI मंथली क्यों आता है आप लोगों को? मंथली EMI देने का प्रावधान ये था कि पहले सैलरी पे लोगों को रखा जाता था, और सैलरी आप लोग जानते हैं 30-30 दिन में होती है, अकाउंटिंग्स हमारे 30-30 दिन में होते थे। तो इसलिए सुविधा होने के लिए जब पैसा आए तभी पैसे की भुगतान हो, इसलिए EMI को 30 दिन के लिए रखा गया। लेकिन आप लोगों को कोई ये नहीं कहता कि 30 दिन से पहले आप पेमेंट नहीं कर सकते, उसी तरीके से 30 दिन के बाद भी पेमेंट आप कर सकते हैं। दोनों का अलग अलग फ़ायदा नुकसान है। अगर आप लोग EMI थोड़ा सा ज़्यादा भरते हैं, जैसे कि 15-15 दिन में भरते हैं, तो 15-15 दिन में 2 EMI हो गया, मतलब हर EMI पे 1 EMI एक्स्ट्रा। तो इसके कुछ अलग फ़ायदे हैं। अच्छा, EMI आपने कम भर दिया, समझिए आपके पास पैसा नहीं है, आप किसी तरीके से कोई चीज़ों में फंस गए, इन चीज़ों का इस्तेमाल गलत चीज़ों में मत कीजिएगा। समझिए आप गलत कोई चीज़ों में फंस गए हैं, आपका बिजनेस का नुकसान हो गया है, अब आपके पास पैसा देने के लिए नहीं है, अब आप किस तरीके से बैंकों को समझाएं। तो उस वक्त आपको सबसे पहले काम करना चाहिए, आपके पास जितना भी पैसा है उन पैसे में से कुछ पैसा देने की जरूर कोशिश कीजिए। जैसे अगर आपका 50,000 का EMI है और आप 50,000 नहीं भर पा रहे, कोई बात नहीं, 5,000 भर सकते हैं, आप 5,000 भरिए। इससे क्या होगा, सरफेसी एक्ट के थ्रू जब बैंक आपका प्रॉपर्टी ओनरशिप लेने की कोशिश करेगी कोर्ट से, तो कोर्ट उनको ये कहेगा कि देखो वो थोड़ा थोड़ा तो भर ही रहे हैं, उनके पास जितना पैसा उतना तो भर ही रहे हैं और अभी टेन्योर खत्म नहीं हुआ है, तो मैं आपको लेने की इजाज़त नहीं दे सकता। काफ़ी बैंकों को ये सब चीज़ों में तकलीफें आती हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा भरे, और ज़्यादा पैसा भरने का भी अलग अलग फ़ायदा नुकसान है। बेसिक से शुरू करते हैं। EMI का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसको आप इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट के द्वारा भी समझ सकते हैं। कोई ऐसा इंस्टॉलमेंट जो फिक्स है, जो बदला नहीं जा सकता। इसको बदलने में सिर्फ 2 ही फैक्टर्स जवाबदार हो सकते हैं। पहला, अगर आप कोई प्री पेमेंट करें, समय से पहले कुछ पेमेंट, जैसे अगर 1 करोड़ का लोन है तो उसमें से 10 लाख रुपए का पेमेंट या 5 लाख रुपए का पेमेंट, कुछ पेमेंट आप प्री पेमेंट कर रहे हैं, उस समय जब बैंक RBI रेपो रेट अपना कट करती है, तब ये दोनों ही सूरतों में आपको बैंक को जाके समझाना होता है, आपको डिक्लेरेशन देना होता है, एप्लीकेशन देनी होती है, जहाँ पे आप स्टेट करते हैं कि मेरे टेन्योर की जगह मेरे EMI को कम किया जाए। तभी कम, ऑन अ स्पेशल रिक्वेस्ट तभी कम हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। EMI में आपके दोनों अमाउंट आ जाते हैं, प्रिंसिपल, मुद्दल और इंटरेस्ट, ब्याज। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है EMI। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए, EMI इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। EMI में प्रिंसिपल का जो अमाउंट होता है वो कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है शुरुआती दिनों में, तो शुरुआत के दिनों में आपको ब्याज ज़्यादा भरने के लिए मिल सकता है। EMI कस्टमर्स को क्रेडिट देने के काम आया। 20th सेंचुरी में EMI का फॉर्मेशन हुआ। 1950 में इंडिया की सबसे पहली बैंक SBI का गठन हुआ। SBI ने शुरुआत के दिनों में एग्रीकल्चर, हाउसिंग इंडस्ट्रीज, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो बिजनेस के लिए यूज होता हो, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, अगर कोई दूसरा बिजनेस है तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के द्वारा उस चीज को दी जाती थी। तो ये 3 तरीके के लोन को शुरुआत में देना शुरू किया बैंकों ने। फिर आया लिबरलाइजेशन का दौर। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने लिबरलाइजेशन लाया। लिबरलाइजेशन मतलब जहाँ पे बाहरी फॉरेन कंपनीज को इंडिया में आने की अनुमति दी गई। अच्छा, अब ये एक बात समझना, वो लोग इंडिया में आ जाओ और इंडिया के पास पैसा ही नहीं है तो कैसे चलेगा, तो वो लोग निवेश होगा नहीं ज़्यादा।
इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आरबीआई ने काफ़ी बैंक्स के फॉर्मेशन किए और उसके द्वारा एक बड़ा मुहिम चलाया गया जहाँ पे ये चीज़ लाया गया कि बाय नाउ पे लेटर। HDFC, ICICI, NBFC से लेकर जैसे बजाज फाइनेंस, हीरो फाइनेंस, टाटा फाइनेंस, ये लोगों ने उस समय मोबाइल पे, लैपटॉप पे, फर्नीचर्स पे, छोटी मोटी चीज़ों से पे लोन देना शुरू किया, पर्सनल लोन देना शुरू किया, जहाँ पे लोग अपने वेडिंग्स, अपने कोई भी निजी संबंधी काम की कर सकते थे। अच्छा, अब EMI को समझे कैसे? EMI आएगा कितना कोई भी लोन लेने के लिए? अभी इतने सारे लोन आ गए, होम लोन आ गए, बिजनेस लोन है, पर्सनल लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, इनका EMI कैसे समझे? सपोज कीजिए कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना 100 रुपया लगेगा पर लाख रुपीज़ का। फॉर एन एग्जाम्पल 8.5% है तो 850, 9.5% है तो 950, 10.5% है तो 10,500 रुपये। उसी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है। तो होम लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली कितना होता है? 8.5, तो 850 रुपया आपका पर लाख EMI है। जितना लाख आपको चाहिए, जैसे 20 लाख रुपया चाहिए तो 20 इंटू 850 रुपीज़, दैट इज योर EMI। अब आप देख लें कि आप कितना पैसा भर सकते हैं, उस हिसाब से EMI अपनी डिसाइड करिए, उस हिसाब से अपना लोन अमाउंट डिसाइड करिए। आपका सिबिल निर्धारित करेगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करेगा आपका EMI कितना होगा। सिबिल आपका अहम डेटा है जो ये फैसला करता है कि आपका EMI कितना होगा। 750 से प्लस है, अगर आपका 750 से 850 के प्लस है तो आपको होम लोन 7.5 से लेकर 8% तक मिल जाता है। और अगर आपका सिबिल 700 से 750 है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ जाता है 8.5। तो इसी तरीके से वो चीज़ें बढ़ती जाती, जैसे जैसे सिबिल कम होता जाता है वैसे वैसे रेट बढ़ जाता है। फोरक्लोजर चार्जेस लगा दिया गया। आपके कोई भी लोन के टेन्योर से पहले अगर आप अपना लोन क्लोज करते हैं तो आपको 1 से 4% के बीच में आपका फोरक्लोजर चार्जेस देना पड़ता है। दुनिया को बदल दिया, इंडिया को बदल दिया EMI ने। इसके कुछ डीमेरिट्स भी है। लोन लेना इज नॉट दैट कि आप लोन ले ले बस, खाली आपको समझ में आ रहा है आप लोन ले लीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चीज़ हमारे दायरे में है तो ही आप लीजिए। आप समझिए आपके पास में कितना पॉकेट है, कितना बजट है, कितना EMI आप भर सकते हैं। ओवर बर्डन मत होइए, डेप ट्रैप मत होइए, डेप के ट्रैप में मत फंसिए। उधार को चुकता करने के लिए एक दूसरा उधार लेते हैं, क्रेडिट कार्ड को चुकता करने के लिए पर्सनल लोन लेते हैं, पर्सनल लोन को चुकता करने के लिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी को चुकता करने के लिए बिजनेस लोन लेते हैं, फिर बिजनेस लोन को चुकता करने के लिए आप जाते हैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से 3% महीना या किसी प्राइवेट लोगों से पैसा ले लेते हैं और वो फिर एक आपको एक ट्रैप पड़ता जाता है। तो इसीलिए जितना चादर है उतना पाँव पसारिए, जितना EMI भर सकते हैं उतने का ही चीज़ें खरीदे, ओवर बर्डन ना होइए। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है, कुछ चीज़ जानना चाहते हैं, कमेंट कीजिए, फ़ोन कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर अवेलेबल है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।